दर्शकों, आज की आवाज़ के एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण श्रीवास्तव। आज जैसे कि हम इस कार्यक्रम में गुना शहर की जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं, परिचय कराते हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई के कुछ छुए और कुछ अनछुए पहलुओं को हम उजागर करते हैं, लेकर आते हैं। और आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं गुना की जानी मानी शख्सियत कहें और एक बहुत ही सरल हृदय, सहज व्यक्तित्व के धनी मणिधारी ग्रुप्स, मणिधारी टाइम्स के चेयरपर्सन श्री आनंद लोढ़ा जी से। तो पहले उनसे जानते हैं कि हम आनंद जी, पहले तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, हम देख रहे हैं कि आपके पूरे परिवार के आगे, आपके पूरे बैनर, आपके जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, सबके आगे मणिधारी जुड़ा होता है। क्या रहस्य मणिधारी शब्द का और क्या अर्थ है और क्यों आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हर बिजनेस में? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग जैन समाज, जैन कम्युनिटी से आते हैं और आज से 850 साल पहले हमारे एक संत हुए हैं, श्री जिनचंद सूरी जी महाराज। उनके मस्तक में मणि विराजमान थी और जो कि आज से 850 वर्ष पूर्व जब उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा था, तो उनके मस्तक में जब अंतिम संस्कार किया तो वो मस्तक में से मणि निकली और उसके बाद से ये नाम काफ़ी चर्चित हो गया और वो मणिधारी नाम से कहलाने लगे। तो हमारे गुरु जी का नाम है मणिधारी, इसलिए हम अपने गुरु का नाम हर अपने व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए बरकत का कारण बना है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मणिधारी एक बहुत बड़ा बैनर है आज गुना के अंदर। गुना जिले ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में इसको सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मणिधारी टाइम्स एक आपका पेपर भी निकलता है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के पीछे क्या कारण था आपका, थोड़ा बताइए। जी, मूलतः अगर आप हमारे बैकग्राउंड की बात करें तो मूलतः हम 105 वर्षों से हमारे परिवार में पत्रकारिता हो रही है। मेरे दादाजी श्री जवाहरलाल जी साहब लोढ़ा 1925 में आगरा से इस्टेब्लिश पेपर है श्वेतांबर जैन, जो कि सामाजिक पेपर है जैन समाज का। उसके संस्थापक हैं, संपादक रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने ताम्रपत्र से सम्मानित भी किया, वो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। तो हमारे तो ब्लड में ये पत्रकारिता का ब्लड है हम लोगों का। थोड़ा सा हम आपके पिताजी के बारे में जानना चाहेंगे कि वो पत्रकारिता से जुड़े रहे या गवर्नमेंट जॉब में रहे, क्या उन्होंने किया? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे दादाजी से हमको तो बाय बर्थ सब लोगों को मिली है ये चीज़ें। तो मेरे पापा MPPSC से सिलेक्ट होकर 1970 में गुना मतलब MP में आ गए थे यूपी से, और उन्होंने एज AST असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर के रूप में जो है गुना में भी पोस्टेड रहे वो। इस दौरान हम लोगों ने 1989 में, चूँकि हमारे घर में पत्रकारिता का काम होता रहा है, तो मणिधारी टाइम्स नामक अखबार, शुरू में हमने साप्ताहिक अखबार निकाला। मेरी मदर उसकी संपादक थी, पर मेरे फादर चूँकि पूरा गाइडेंस उन्हीं का था, तो मेरी मदर को ही पूरी हेल्प करते थे और अखबार चलाने में वो ही सहायक थे हमारे। और पूरा सारे इंटरव्यूज़ वगैरह करना, सब चीज़ें हमको जर्नलिज्म की मेरे फादर से ही हम लोगों को आई है। अभी हमने देखा था कि एक रूप और आपका देखने में मिला। आप एक उद्योगपति हैं, आपका व्यक्तित्व एक अलग है, आप युवा हैं। दूसरी बात, अभी जब कोरोना की दूसरी लहर थी तो एक अलग चेहरा आपका निकल के सामने आया। हमने देखा जो मीडिया कर्मी जितने भी थे, जो प्रिंट के थे या इलेक्ट्रॉनिक के थे, उनकी क्षति हो गई थी, वो हमारा साथ छोड़कर चले गए थे। ऐसे टाइम पर आप और आपकी पूरी टीम और भी लोग जिसमें शामिल थे, उन्होंने निकलकर एक ग्रुप बनाया, जो भी किया, और बहुत सारी धनराशि उन लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में दी। ये प्रेरणा आपको कैसे आई? ये रूप आपका निकल के सामने आए, ये किसकी देन है? आपके पूर्वजों की संस्कार कैसे आए? देखिए, क्या है कि वैसे तो अगर हम ये बात कहें तो ये भी पेरेंटल चीज़ है जो मेरे अंदर बाय बर्थ शायद थी, क्योंकि मेरे फादर एज अ सेल टैक्स ऑफिसर भले ही रहे, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। 1982-83 की मैं बात करूं तो शिक्षा का क्षेत्र, जिस समय गुना में शिक्षा के नाम पर चंद स्कूल हुआ करते थे, जिसमें कॉन्वेंट स्कूल 2 थे, क्राइस्ट और वंदना, काफ़ी पुराने स्कूल हैं वो। तो जो मीडियम क्लास और जो लोअर क्लास की फैमिलीज़ होती थी, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो मेरे फादर ने एक बहुत बड़ा सामाजिक सरोकार का काम किया
1982-83 में उन्होंने मिलन इंटरनेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट बनाया। उसके अंतर्गत उन्होंने 22 स्कूलों की स्थापना करी इस पूरे ज़िले में और ग्वालियर तक उसकी इस्टेब्लिशमेंट की, जिसका मिलन पब्लिक स्कूल के नाम से इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें रावगढ़ में भी एक स्कूल डाला था उन्होंने, राजा बलभद्र सिंह जी मिलन पब्लिक स्कूल, जिसके श्री लक्ष्मण सिंह जी अध्यक्ष थे, दिग्विजय सिंह जी साहब जो है उसके संरक्षक थे। तो काफ़ी स्कूल डाले उन्होंने, आरोन में, बीनागंज में, गुना में, काफ़ी जगह बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया। तो हम लोग बचपन से ये सब चीज़ें देखते आए थे, तो हमारे को चैरिटी तो माइंड में थी। साथ में मेरे फादर ने मंदिरों के क्षेत्र में छः मंदिर खुद निर्माण करवाए, काफ़ी मंदिरों में जीर्णोद्धार में सहयोग भी किया। तो बचपन से हम सब चीज़ें देख रहे हैं। इस दौरान जब कोरोना का ये काल आया तो उस दौरान भी काफ़ी सारे चैरिटी के वर्क्स बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन हमारे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो क्षति हुई उसमें लोगों का फोकस, सामाजिक लोगों का फोकस नहीं था ज़्यादा। तो मुझे मेरे कुछ मित्रों ने प्रेरणा दी कि आपको जो है इसमें आगे आना चाहिए और पहल करनी चाहिए। तो मैंने अपने कुछ साथियों को इसमें इन्वॉल्व किया। हम पत्रकारिता के क्षेत्र के कुछ युवा साथी सब सामने आए, सब लोगों ने मिलकर ज़बरदस्त मेहनत करी और कुछ ही अल्प समय में हम लोगों ने एक बड़ी धनराशि मृतक परिवारों के मृतक साथी के परिवारों को हम लोगों ने आर्थिक सहायता प्रदान करने में हेल्प करी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे शहर के, ज़िले के, बल्कि कुछ दोस्त मेरे यूरोप, अमेरिका में भी हैं जिन लोगों ने वहाँ से भी फंडिंग की हमको इस चीज़ के लिए, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से कि उन लोगों ने हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे साथियों की मदद की। वो चंद नाम जो आप लेना चाहें जिन्होंने आपके इस मुहिम में साथ दिया, गुना शहर से खास तौर से, उनमें आप किन का नाम लेना चाहें? जी, मैं सबसे पहले संदीप दीक्षित जी, शेखर उपल जी, पंकज श्रीवास्तव जी, नंदकिशोर कुशवाहा जी, अरुण श्रीवास्तव जी, ऐसे आनंद व्यास जी, और भी मेरे काफ़ी सारे साथी हैं, मैं एकदम बहुत सारे नाम हैं। तो मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने मेरी भरपूर मदद करी, बहुत हेल्प करी। मनोज यादव जी, बहुत हेल्प करी इन लोगों ने मेरी और बहुत साथ दिया। बल्कि जो सामाजिक लोग हैं जैसे मृदुल शर्मा जी हैं, वंदना मांडरे जी हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, नेतागण। महेंद्र सिंह जी सिसोदिया का विशेष धन्यवाद करूँगा, उन्होंने तुरंत आर्थिक सहायता 25-25 हज़ार मृतकों के परिवारों को तुरंत उपलब्ध कराई थी। मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद करूँगा। अभी देखिए कोरोना की दूसरी लहर जा चुकी है और तीसरी लहर आने वाली है, तो खुदा ना करे ऐसे दौर हमें फिर देखने को मिले, उसके लिए क्या तैयारी आप सोचते हैं और किस तरह से आप खड़े हुए हैं इस समय मैदान में? देखिए, कोरोना, भगवान करे आपकी कोरोना ना आए, ना किसी परिवार की क्षति हो, लेकिन अगर बाई चांस ऐसी मुसीबत आती है तो मैंने क्षेत्र में जो समन्वय देखा है लोगों में, जो जज्बा देखा है और जो लोगों की एक दूसरे को हेल्प करने की मैंने आदत देख ली, उस आदत से मैं इतना संतुष्ट हूँ, ये कह सकता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई ना तो हमारा सारा शहर एक साथ खड़ा हो जाएगा और सबकी मदद करेगा। आनंद जी, एक ये तो रहा आपका एक सामाजिक पहलू। अभी आपका जो उद्योग आप चलाते हैं, आप उद्योगपति हैं, हम एक तरह से करें, मीडिया तो एक अलग है आपका, उसके अलावा आपके कौन कौन से शौक़ हैं और किस तरह की इंडस्ट्री में आप रुचि रखते हैं? माने किस तरह से आप देखते हैं अर्थ जगत को, कैसे युवा को खड़ा होना चाहिए? देखिए, रिसेंटली क्या है कि कोविड के बाद तो बिज़नेस में बहुत डाउनफॉल्स आए, लेकिन अभी हम लोग रियल एस्टेट और इंडस्ट्री में, हम नमकीन के क्षेत्र में, मतलब फूड इंडस्ट्री में हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोरोना के दौरान देखा कि फूड इंडस्ट्री और रियल एस्टेट को काफ़ी अच्छा बूम मिला। तो मैं तो सभी लोगों को यही कहूँगा कि फूड इंडस्ट्री में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इसमें जाएं और डेफिनेटली उन लोगों को वर्किंग करना चाहिए, युवाओं को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। गुना के अलावा भी आपके धार्मिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, जैसे आपने बताया आप श्वेतांबर जैन से आप आते हैं, तो आपके गुरुजी के और भी मंदिर बन रहे हैं, या कहाँ कहाँ और आप निवेश करते हैं ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में? देखिए, वैसे तो ये सब चीज़ें ऑन कैमरा बताना
शोभा नहीं देता। लेकिन आपने पूछा, हम लोग गुजरात में, हम लोगों का जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है पालीताना। वहाँ पर हम लोग एक गुरु मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं रिसेंटली, और लगभग उसकी बसंत पंचमी 2022 में प्रतिष्ठा भी है। अभी रिसेंटली हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और हमारी गुना में दादावाड़ी भी है, जहाँ पर भी अभी मंदिर का काम निर्माण 29 तारीख से चालू हो रहा है वापस से जीर्णोद्धार का। तो उसमें भी लगभग हम लोग जो है पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ में एक हम लोगों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में, हम लोगों के पास एक भवन नहीं था, तो जिसकी मैंने घोषणा पिछले 2 महीने पहले घोषणा की थी 5,55,000 रुपये अपनी तरफ से देने की और भूमि दान करने की। तो मैं उस दिशा में भी 7 अक्टूबर को उसका ही भूमि पूजन है, तो मैं उसमें भी निवेश करूँगा। भूमि चयनित हो चुकी है? भूमि चयनित हो चुकी है, मैंने अपनी तरफ से कैंट में भूमि दे दी है, और उसका विधिवत जो है भूमि पूजन मैं 7 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ होते ही करा दूँगा। अभी हम देख रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं, तो परिवार को कैसे समय देते हैं, क्या करते हैं इतना सब में, मतलब क्या रुचियां आपकी और शौक़ क्या रहना? देखिए, वाकई आपका बहुत सही सवाल है। पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल से चल रहा था, काफ़ी सारे एक्सपांशंस कर रहा था बिज़नेस के। उस दौरान मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और मेरी फैमिली को मैं बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा था। मेरी मदर भी रिसेंटली अभी 29 अप्रैल को एक्सपायर हो गई, तो मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। मेरे फादर मदर का भी यही मुझ पर रहता था कि तुम टाइम नहीं दे पाते हो, बिल्कुल बहुत बिज़ी रहते हो। तो मैंने ये महसूस किया कि अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया, वीक में 4 डेज़ वर्किंग के कर लिए अपने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और फ्राइडे और सैटरडे मैंने धार्मिक यात्राओं के साथ साथ आउटिंग भी हो जाती है मेरी फैमिली की, और मैं हर हफ्ते, हर वीक उज्जैन और दतिया की यात्रा करता हूँ, और संडेज़ को अपने फैमिली के साथ पूरा समय बिताता हूँ। तो 3 दिन मैं अपनी फैमिली को अब समय दे रहा हूँ, जो एक मुझे धार्मिक, तभी मेरे परिवार के बच्चों में भी संस्कार बन रहे हैं, साथ में मैं अपने परिवार को समय दे पा रहा हूँ। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात करें, उसमें क्या शौक़ हैं आपके, और म्यूज़िक की बात करें तो किस तरह का संगीत आप सुनना पसंद करते हैं? देखिए, स्पोर्ट्स में सिर्फ मैं ब्रेन गेम्स ही खेलना पसंद करता हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी मेरी नहीं है, और उसके कारण मेरा फिज़िक भी थोड़ा सा बिगड़ गया था। लेकिन मैं चेस बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे चेस बहुत पसंद है, और मैं चेस खेलता हूँ। साथ ही साथ म्यूज़िक में अगर बात करें तो मेरी म्यूज़िक में, सिंगिंग में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन अब चूँकि एज के साथ साथ आवाज़ में भी खराबी आ जाती है, तो वो शौक़ धीमा पड़ गया। लेकिन मैं संगीत सुनने का बेहद शौकीन हूँ। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में आपके पसंदीदा एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी आप पसंद की कोई फिल्म याद आती हो? अभी रिसेंटली 15 अगस्त हमारा निकला हुआ है, स्वतंत्रता दिवस, तो उस दिवस को, मतलब आप शहीदों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि शहीदों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में पैट्रियोटिक फिल्म्स तो शुरू से ही बनती आई हैं, और अभी भी हमारे यहाँ के जो बॉलीवुड स्टार्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो लोग ज़बरदस्त, उन लोगों का परफॉर्मेंस है। मैं सैल्यूट करता हूँ उन परफॉर्मर्स को, जो इतनी शानदार फिल्मों का प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी रिसेंटली फिल्म आई थी इनकी, अपना सनी देओल या अपने अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, वो फिल्म का मैं तेरी मिट्टी में मिल जावा करके एक गाना था, केसरी करके फिल्म आई थी। ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन था और ज़बरदस्त फिल्मांकन था, तो उससे लोग काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। बॉर्डर आई, मुझे बहुत पसंद थी। लक्ष्य पिक्चर आई, बहुत पसंद थी। इन लोगों के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे। कारगिल पे भी इन्होंने बनाई थी पिक्चर, LOC कारगिल, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब लोगों के अंदर इंस्पायर्ड होते हैं हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ उन लोगों की वर्किंग से। कभी अगर ऐसा मौका आया आपके जीवन में कि आपको राजनीति के क्षेत्र में उतरना पड़ा, तो आपकी पहली पसंद क्या होगी? मेरी पहली पसंद होगी नमस्ते। मैं बिल्कुल राजनीति पसंद नहीं करता, मैं राजनीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत खुश हूँ, और मैं इसी को अपना सेवा माध्यम हमेशा रखना चाहता हूँ, कभी भी राजनीति में नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, आज की आवाज़ के एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे हैं आनंद लोढ़ा जी से, और अंत में उनसे
संदेश लेते हैं युवाओं के लिए। आनंद जी, युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश, कोई मार्गदर्शन, चूँकि आप अब इतना बड़ा आपने कोरोना में काम किया है, इतने आपके मित्रों ने, आपकी टीम लगी हुई है अभी भी, और बहुत सारा हम भी देखते रहते हैं, आपके अंडर में बहुत वर्कर काम करते हैं और एक फैमिली, पारिवारिक मित्र की तरह काम करते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हर उन उद्यमियों को जो आगे इसमें आना चाहते हैं इस लाइन में और कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात बिजनेस का जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो बिज़नेस में ग्रोथ का, वो ये ऑब्ज़र्व किया कि आपकी सबसे पहले बिज़नेस के क्षेत्र में नीयत सही होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अच्छी है बिज़नेस में, अगर आप लोग अपने बिज़नेस में बरकत चाहते हैं तो अपनी नीयत लोगों के साथ अच्छी रखें, वो आपके बिज़नेस को सबसे बड़ी बरकत देती है। दूसरी बात, चोरी या किसी भी तरह की चीटिंग आपको बहुत लंबा रन नहीं करने देगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू बनाना बहुत कंपलसरी होता है। लोगों को चाहिए, युवाओं को चाहिए कि वो अपनी मार्केट गुडविल डेवलप करें, जिससे उनकी पीढ़ियों तक को ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कई ऐसे हम समाज में आज ऐसे कई घराने हैं, जैसे टाटास को ही ले लीजिए आप, आज उनकी जमशेदजी टाटा की फैमिली आज भी इसी बात पर चल रही है। 1885 में इस्टेब्लिश हुआ टाटा ग्रुप, आज 100 साल अपने पूरे कर चुका है, बावजूद इसके उनकी गुडविल आज तक मेंटेन है। उनकी फैमिली में, उनके परिवार में आज तक इसी बात को लेकर उन्होंने एक्सपेंशन भी की है, दुनिया के नंबर 1 उद्योगपतियों में शुमार भी हुए। साथ के साथ उन्होंने अपनी नीयत को अच्छा रखा, देश के लिए, देश हित में हमेशा काम करें, तो आज उनका परिवार पूरा सब जगह जाना जा रहा है और उनकी काफ़ी रेपुटेशन बनी। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। दूसरा, अंत में एक सवाल और लेते हैं कि गुना शहर को किस तरह से देखते हैं, कितना आपका मन यहाँ लगता है, और आपने बचपन से, चूँकि पिताजी यहीं रहे हैं, तो क्या और कमी गुना में पाते हैं, क्या और होना चाहिए गुना में, कितना तरक्की कर चुका है और कितना और बाकी है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हम 200 किलोमीटर के रेडियस के सेंटर पॉइंट पे हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पे ग्वालियर है, कोटा है, 265 किलोमीटर पे उज्जैन है, 285 किलोमीटर पे इंदौर है। यहाँ हम सेंटर पॉइंट पे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ रोड नेटवर्क भी हमारा सही हो चुका है। हम लोग 3-3.5 घंटे की कनेक्टिविटी में सब जगह पहुँच जाते हैं। तो हमको, हमारे क्षेत्र में अभी जो कमी है सबसे बड़ी, वो मेडिकल के क्षेत्र में है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास जारी हैं, बहुत सारी मुहिम भी चला रखी हैं। बहुत सारे लोगों से हम अनुरोध कर रहे हैं, नेताओं से अनुरोध किया कि आप एक मेडिकल कॉलेज हमारे क्षेत्र को दीजिए, क्योंकि पिछले दौरान, कोरोना के दौरान हमारे यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत सारी समस्याओं को सारे लोगों ने झेला, कई लोग बिना इलाज के मर गए। तो वो तकलीफ़, वो दंश लोगों के अंदर है, तो हमें सबसे पहले तो मेडिकल सुधारना है। दूसरा, सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। एजुकेशन हब बनना चाहिए हमारे यहाँ। बड़े बड़े जो लोग हैं वो हमारे यहाँ देख रहे हैं, बिज़नेस की कोई ट्रबल नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग चाहे राजगढ़ जिला हो, चाहे शिवपुरी जिला हो, चाहे अशोकनगर जिला हो, हम लोग इन सब से बहुत आगे हैं। हम लोग ग्रोथ परसेंटेज में भी बहुत आगे हैं। बिज़नेस ग्रोथ हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। हमें CNBC आवाज़ ने 2011-12 में रियल एस्टेट में 400% की ग्रोथ के साथ हमको रेटेड भी किया था। तो ये गुना के लिए प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन बस जो कमी मैंने बताई है आपको एजुकेशन और हेल्थ में, वो कमियां हमारी दूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपने आज की आवाज़ के एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम में हमसे बातचीत की और समय निकाला। हम तो आपके लिए ये कहना चाहेंगे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आनंद जी के लिए एक शब्द और बनता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आनंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।